ऑफ जोतेदार। 18 सेंचुरी के एंड तक जब बहुत से जमींदार क्राइसिस को फेस कर रहे थे, काफ़ी ट्रबल फेस कर रहे थे, उस समय बंगाल के गांव में अमीर किसानों का एक ऐसा ग्रुप था जो अपने पोजीशन, पावर, अथॉरिटी को मजबूत कर रहा था। और अमीर किसान के इस ग्रुप को जोतेदार कहा जाता था। फ्रांसिस बुचानन, जो कि नॉर्थ बंगाल के अंदर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट का सर्वे कर रहे थे, तो उन्होंने अपने सर्वे में अमीर किसानों की इस क्लास का, इस ग्रुप का एक बेहतरीन वर्णन किया है, डिस्क्रिप्शन दिया है। और इन अमीर किसानों को जोतेदार कहा जाता था। अर्ली 19th सेंचुरी आते आते जोतेदार के पास काफ़ी ज़मीन आ गई, काफ़ी ज़मीन खरीद लिया या फिर कब्जा कर लिया। कभी कभी एक जोतेदार के पास कई हजार एकड़ ज़मीन हुआ करता था। इतना ज़मीन होने की वजह से, इतना कैपिटल पैसा होने की वजह से जोतेदार अक्सर कर लोकल ट्रेड को कंट्रोल किया करता, मार्केट को कंट्रोल करता। ज़रूरत के समय गरीब किसानों को अगर पैसे की ज़रूरत होती तो जोतेदार उसे पैसे भी देता, यानी मनी लेंडिंग का भी काम किया करता। इन्हीं रीजन्स की वजह से जोतेदार विलेज के ऊपर, अपने रीजन के ऊपर गरीब किसान, गरीब विलेजर के ऊपर काफ़ी कंट्रोल एक्सरसाइज किया करता। और अक्सर कर जोतेदार के खेतों में शेयर क्रॉपर काम किया करते हैं। शेयर क्रॉपर, जिन्हें अधियार या बार गदर्स भी कहा जाता था, वो जोतेदार के खेतों में काम किया करते थे। और शेयर क्रॉपर्स जो जोतेदार के खेत में काम किया करते थे, वो अपने साथ हल और बैल लाया करते थे और खेत में काम किया करते थे। और जब फसल उग जाती तो फसल के हार्वेस्ट के बाद, फसल की कटाई के बाद 50% प्रोड्यूस जोतेदार को वो दे दिया करते। जैसे कि अगर 50 क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन हुआ है तो 25 क्विंटल गेहूं शेयर क्रॉपर अपने पास रख लेगा और 25 क्विंटल जोतेदार को दे देगा। तो इस तरीके से गांव के अंदर ये पूरा सिस्टम काम करता था। गांव के अंदर जोतेदार का पावर कहीं ज़्यादा था, कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव था एज कंपैरिजन टू ज़मींदार। ज़मींदार जो कि शहरों में रहा करते थे, टाउन में, सिटी में, अर्बन एरियाज़ में रहा करते थे। इसी वजह से ज़मींदार को गांव के लोगों के बारे में और गांव के कंडीशंस के बारे में उतनी अच्छी जानकारी नहीं होती थी जितनी कि जोतेदार को होती थी। जोतेदार क्योंकि गांव में रहते थे, इसी वजह से जोतेदार और दूसरे किसान के बीच एक डायरेक्ट रिलेशन होता था। इसकी वजह से गरीब किसानों के उस ऊपर वो डायरेक्ट कंट्रोल किया करता। ज़मींदार कभी भी अगर गांव का जामा बढ़ाने की कोशिश करता तो अक्सर कर जोतेदार इन एफर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा विरोध किया करता। जामा क्या होता है? जामा होता है रेवेन्यू डिमांड। जैसे कि पहले अगर एक गांव का रेवेन्यू डिमांड 1000 रुपया था और ज़मींदार इसे बढ़ाकर 1500 रुपया करने की कोशिश कर रहा है, तो इस पार्टिकुलर सिचुएशन में जोतेदार, गांव का जो अमीर किसान है, वो इस एफर्ट को काफ़ी विरोध किया करता। ज़मींदार के आदमी को काम करने से रोकता, किसानों को इकट्ठा करता और वो उन्हें उकसाता कि वो ज़मींदार के खिलाफ विरोध करें और जानबूझकर ज़मींदार को रेवेन्यू पे करने में देरी करता, जिससे कि ज़मींदार का जो इस्टेट है वो ऑक्शन कर दिया जाए, उसे बेच दिया जाए। और अक्सर कर जब ज़मींदार की इस्टेट को बेचा जाता, नीलामी की जाती, अगर ज़मींदार रेवेन्यू को सही समय पे ब्रिटिश को पे नहीं करता तो ज़मींदार के इस्टेट को, प्रॉपर्टी को, लैंड को ऑक्शन किया जाता। तो अक्सर कर जोतेदार ज़मींदार के ज़मींदारी को खरीदने के लिए चले जाते।
तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिख रहा है कि जोतेदार और ज़मींदार के बीच में एक प्रकार का हॉस्टाइल रिलेशन है। जोतेदार नॉर्थ बंगाल में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। हालांकि बंगाल के दूसरे इलाकों में, गांव में, कंट्री साइड में अमीर किसान और विलेज हेडमैन जोतेदार और मंडल एक कमांडिंग फिगर के रूप में उभर रहे थे। कुछ जगहों पे जोतेदार को हावलदार या फिर गंतीदार या फिर मंडल्स भी कहा जाता। तो जोतेदार, हावलदार, मंडल, गंतीदार ये कुछ और नहीं बल्कि अमीर किसान को ही अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पे जाना जाता। अब क्योंकि अर्ली 19th सेंचुरी में जोतेदार रिच रायत का राइज देखने को मिल रहा था, तो बेशक इसकी वजह से ज़मींदार की जो अथॉरिटी थी, जो पोजीशन थी, वो कमज़ोर हो रही थी। और ये जो अथॉरिटी कमज़ोर हो रहा था, इस वजह से कहीं ना कहीं ज़मींदारी कोलैप्स करने के कगार पे आ गई थी। ज़मींदार्स रेजिस्ट, ज़मींदार बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के बावजूद कंट्री साइड में, रूरल एरिया में ज़मींदार की जो अथॉरिटी थी वो पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं कर गई। ज़मींदार काफ़ी हाई रेवेन्यू डिमांड को फेस कर रहे थे। अगर ज़मींदार वक्त रहते ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू पे नहीं करते थे तो उनके स्टेट को, ज़मींदारी को ऑक्शन कर दिया जाता। तो इन प्रॉब्लम्स से, इन प्रेशर्स से बचने के लिए, इस सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए ज़मींदार ने नए तरीके अपनाए, नए तरीक़ों को डेवलप करना शुरू कर दिया। अक्सर कर जब कंडीशंस, सिचुएशंस या कॉन्टेक्स्ट बदलते हैं तो हमें नए स्ट्रेटजी को डेवलप करना पड़ता है। हर वक्त हम एक तरीके से, एक स्ट्रेटजी से काम नहीं कर सकते। तो वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नए कॉन्टेक्स्ट, नए कंडीशंस, नए स्ट्रेटजी को प्रोड्यूस करने पे हमें मजबूर करते हैं। तो ज़मींदार अपनी ज़मींदारी को बचाए रखने के लिए बहुत से तरीके अपनाते थे। ऐसा ही एक तरीका था फिक्सियस सेल, मतलब झूठा या काल्पनिक या बनावटी बिक्री। इसमें क्या होता था, ज़मींदार काफ़ी दाव पेश खेलता था। वर्धमान के राजा, जैसे हम यहाँ पे बात करें वर्धमान के राजा की, तो उन्होंने अपनी कुछ ज़मींदारी को अपनी माँ के नाम पे कर दिया, यानी अपनी कुछ ज़मींदारी को माँ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। उस समय कंपनी के ऑर्डर के मुताबिक एक वुमेन की प्रॉपर्टी को उससे नहीं छीना जा सकता है या उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता। अब वुमेन की प्रॉपर्टी पे जब ब्रिटिश कब्जा नहीं कर पाएंगे तो इस पार्टिकुलर सिचुएशन में ज़मींदार के पास उसकी ज़मींदारी रह जाएगी। दूसरा मूव, दूसरा तरीका जो कि ज़मींदार अपनाते थे, वो अपने एजेंट्स को ऑक्शन में भेजते थे और कहते थे कि तुम सबसे ज़्यादा बोली लगाना ताकि ज़मींदारी तुम्हें मिले। तो कंपनी के रेवेन्यू डिमांड को जानबूझकर पे नहीं किया जाता। जानबूझकर ज़मींदार अंग्रेज़ों को रेवेन्यू पे ही नहीं करते थे और इसकी वजह से अनपेड बैलेंसेस बढ़ते जाते। अनपेड बैलेंस जब बढ़ेगा तो उसके स्टेट को बेचा जाएगा। अब जब ऑक्शन किया जाएगा तो ज़मींदार के ही आदमी, ज़मींदार के ही एजेंट उस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे, दूसरे खरीदार से ज़्यादा बोली लगाकर उस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे। अब जब ऑक्शन में, नीलामी में बोली लगाई जाती है तो किसी ने कहा कि मैं इस प्रॉपर्टी को 3 लाख में करीब खरीदूंगा, किसी ने कहा 5 लाख में, और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसे उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाता है। लेकिन कोई भी इंसान ऑक्शन में उतना पैसा तो लेकर नहीं जाता। वो कहता है कि हम ये पैसा आपको बाद में देंगे, 4 दिन बाद देंगे, 5 दिन बाद देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिला कि ज़मींदार के जो आदमी थे उसने प्रॉपर्टी तो ऑक्शन में खरीद लिया, लेकिन
परचेज मनी को पे करने से मना कर दिया। कहा कि भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, हम पैसा कैसे पे करें। तो फिर से स्टेट को बेचा जाता, फिर से जमींदार के स्टेट को ऑक्शन पे रखा जाता, और फिर से जमींदार के एजेंट और उसके ही आदमी खरीदने के लिए पहुंच जाते, और फिर से कहता कि हमारे पास तो भाई परचेस मनी है ही नहीं, हम पे नहीं करेंगे। फिर से ऑक्शन होता, फिर से ये प्रोसेस दोहराया जाता। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलते रहता, मतलब अंग्रेज भी परेशान हो जाता। ऑक्शन में जो जितने भी खरीदार हैं, जो बीडर्स हैं, परचेजर हैं, वो भी परेशान हो जाते, थक जाते, क्योंकि यहाँ पे जमींदार के ही एजेंट, जमींदार के ही आदमी उस प्रॉपर्टी को बार बार खरीदते और परचेज मनी देने से मना कर देते। कहते हैं कि भाई या तो मेरे पास है नहीं, या फिर हम इसको इस डेट में देंगे, उस डेट में देंगे, और कभी भी नहीं देते थे। तो इससे अंग्रेज थक गए, और अंततः लास्ट में स्टेट को, जमींदार को ही काफ़ी कम प्राइस पे बेच दिया जाता था। तो इस तरीके से जमींदार अपनी जमींदारी को बचाता था। और अक्सर कर जमींदार कभी भी फुल रेवेन्यू डिमांड को पे ही नहीं करता था। अंग्रेज़ों ने ये कहा कि भाई तुमको हर महीना हमको 10,000 रुपया भेजना है एज अ रेवेन्यू, लेकिन ज़मींदार जानबूझ के ये पैसा उसके पास भेजता नहीं था। 10,000 की जगह पे 8,000 भेज दिया, या फिर 5,000 भेज दिया। तो फुल रेवेन्यू डिमांड कभी भी पे नहीं करता था। इसकी वजह से अनपेड बैलेंसेस बढ़ते जाते, और जिसको कंपनी कभी भी रिकवर नहीं कर पाता। इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस काफ़ी बड़े स्केल पे हुआ करते थे। 1903 और 1804 के बीच में बंगाल के 4 बड़े जमींदारीज को बेनामी परचेस बना दिया गया, इंक्लूडिंग बर्धमान। बेनामी परचेस मतलब एक ऐसी जमींदारी जो कि लीगल नहीं है, वो उसने अपनी रेवेन्यू डिमांड को पे नहीं किया है, तो उसको हम बेनामी परचेस कहेंगे। और ये चारों जमींदारी इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग बर्धमान 30 लाख रुपया को इल्ड करती थी। ऑक्शन में जितने भी जमींदारी को बेचा जाता था, उसमें से 50% जाली होता था, झूठा होता था, फिक्सियस होता था। कुछ इस तरीके का दाव पेच खेलकर, इस तरीके के तरीकों को अपनाकर जमींदार अपने पास जमींदारी को बचा लेता था। और भी बहुत से ऐसे तरीके थे जिससे जमींदार की जमींदारी उससे ना छीने, इसके लिए वो अलग अलग तरीके अपनाता था। जमींदारी के बाहर जब लोग जमींदार की स्टेट को, प्रॉपर्टी को खरीदने आते थे, तो वो अक्सर कर अपने साथ उस पोजीशन को ले नहीं जाते थे। कभी कभी दूसरे जमींदार के एजेंट को इस जमींदार के लठियल्स के द्वारा हमला करवा दिया जाता। जैसे मान के चलते हैं कि ये एक जमींदारी है, मान के चलते हैं ये 300 गांव का एक स्टेट है, और इसका एक जमींदार है। अब इस जमींदारी में बहुत से गांव होंगे, गांव में किसान होंगे। तो किसानों को ज़रूरत के समय पैसा चाहिए, तो वो इस जमींदार के पास जाएगा पैसा उधार लेने के लिए। अब जमींदार मनी लेंडिंग का काम करेगा। इसकी वजह से जमींदार और किसान के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया। किसान को लगेगा कि भाई जमींदार तो हमारा मददगार है, हमारा मसीहा है। तो इसकी वजह से जो किसान है वो जमींदार की तरफ लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे। और जमींदार पे अगर कोई भी आँच आई, कोई भी प्रॉब्लम आई, तो रायत इसका विरोध करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिलता कि जब जमींदारी को बेचा जाता, ऑक्शन किया जाता, और दूसरे जमींदार इसे खरीदने के लिए आते, तो इस जमींदार का जो लठियल है, जो गुंडा है, जो लाठी से अटैक करता है, वो दूसरे जमींदार के एजेंट पे हमला कर देता, उसको मार देता। तो इस तरीके से जमींदार अपनी जमींदारी को बचा पाता। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि जो किसान थे वो अपनी
ज़मींदार की तरफ लॉयल होते थे और ज़मींदार को एक ऑथोरिटेटिव या कमांडिंग फिगर के रूप में देखते थे और खुद को प्रजा के रूप में। ज़मींदार राजा हैं और किसान प्रजा हैं, सब्जेक्ट हैं। और अगर ज़मींदार की ज़मींदारी बेची गई तो इससे उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी, उनका प्राइड उनसे छीन जाएगा। इसी वजह से ज़मींदार को डिस्प्लेस कर पाना इतना भी आसान नहीं होता था, क्योंकि लोग इसका विरोध करते हैं। ये वन वर्सेस मैनी का बैटल हो जाता, क्योंकि बाहर से कोई दूसरा ज़मींदार ज़मींदारी खरीदने गया है, वो लड़ाई लड़ने नहीं गया। इसकी वजह से ज़मींदार अपनी ज़मींदारी को बचा पाता था। 19th सेंचुरी के शुरू होते होते एग्रीकल्चरल प्राइसेस में डिप्रेशन ख़त्म हो गया। यानी पहले जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के दाम काफ़ी कम हुआ करते थे, वो अब फिर से रिकवर होने लगे, रीस्टोर होने लगे। तो वो लोग जो कि 1790s के मुसीबत में, ट्रबल्स में सरवाइव कर गए, उन्होंने फिर से अपने पोजीशन को, पावर को, अथॉरिटी को मजबूत करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों को अब ये बात समझ में आने लगी कि परमानेंट सेटलमेंट का ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। रेवेन्यू पेमेंट के तरीके को, रूल्स को फ्लेक्सिबल बनाया गया ताकि मार्केट कंडीशन के हिसाब से ज़मींदार से रेवेन्यू डिमांड की जा सके और ज़मींदार वक्त पे अंग्रेज़ों को रेवेन्यू पे करे। इस तरीके से ज़मींदार का गांव के ऊपर जो पावर था वो मजबूत होता चला गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कभी ज़मींदार के पावर में राइज देखने को मिला तो कभी फॉल, कभी राइज तो कभी फॉल। लेकिन ये ऐसा था कि ज़मींदार का जो पावर था वो गांव से पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं हुआ, वो सरवाइव कर गए। लेकिन 1930s में यूएसए के अंदर ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, जिसका इफ़ेक्ट न केवल यूएसए बल्कि यूरोप और वर्ल्ड के ऊपर भी देखने को मिलता है और इंडिया के ऊपर भी। और फाइनली ग्रेट डिप्रेशन की वजह से ज़मींदार कोलैप्स कर जाते हैं, लगभग ख़त्म से हो जाते हैं और अब जोतेदार गांव के इलाकों में अपने पावर को मजबूत करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जोतेदार का राइज देखने को मिलता है। ज़मींदार और जोतेदार के बीच में हमेशा ही कंपटीशन बना रहता था।